जब अर्चना 6 महीने की गर्भवती थी तभी सासू माँ ने साफ शब्दों में कह दिया था, अब नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ दो। हमारे घर की बहुएं बच्चा आने के बाद बाहर जाकर काम नहीं करती। बच्चा होगा तो उसे कौन संभालेगा। अर्चना ने बहुत विनती की थी कि वो कुछ महीनों बाद फिर से काम शुरू कर लेगी, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। मजबूरी में उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। जिस दिन उसने इस्तीफा दिया था उस दिन ऑफिस के सभी साथी उसे रोक रहे थे। उसके बॉस ने भी कहा था, अर्चना, तुम्हारे लिए हमारी कंपनी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जब भी वापस आना चाहो बस एक फ़ोन कर देना। उस समय अर्चना की आंखें भर आई थी। उसे लगा था शायद कुछ महीनों की बात होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। नौकरी छोड़ने के बाद धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी उससे दूर होता चला गया। जिस लड़की को कभी अपने फैसलों पर गर्व होता था, आज वो छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों की अनुमति लेने लगी थी। राज के जन्म के बाद उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती। सबसे पहले रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाना, फिर नाश्ता तैयार करना, ससुर जी की दवाइयाँ देना, पूरे घर की सफाई करना, कपड़े धोना, फिर राज को नहलाना, दूध पिलाना, उसे सुलाना। और जैसे ही वो आंखें बंद करता कोई न कोई आवाज़ आ जाती, अर्चना जरा इधर आना। कभी सासू माँ पानी मंगाती, कभी करण अपना टिफिन ढूंढता और कभी कोई मेहमान आ जाता। कई बार तो अर्चना को खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। वो ठंडी रोटी और बची हुई सब्जी से ही अपना पेट भर लेती। रात को जब सब लोग चैन से सो जाते तब भी उसकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। छोटा राज पूरी रात कभी रोता, कभी दूध मांगता और कभी गोद में लिए बिना सोता ही नहीं था। कई कई रातें ऐसी गुजरती जब अर्चना ने एक पल भी ठीक से आंखें नहीं मूंदी। लगातार जागने की वजह से सुबह अगर उसकी आंख कुछ देर के लिए लग जाती और वो आधा घंटा देर से उठती तो सासू माँ के ताने शुरू हो जाते, वाह रे आजकल की बहुएं, एक बच्चा क्या हो गया, जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मैंने भी तो करण और दीप्ति को जन्म दिया था। आखिरी दिन तक खेत में काम किया, पूरे घर का खाना बनाया, किसी के सामने रोई नहीं। लेकिन आज की लड़कियां जरा सी तकलीफ में रानी बन जाती हैं। अर्चना चुपचाप सिर झुकाकर सब सुनती रही। वो जानती थी कि अगर उसने जवाब देने की कोशिश की तो बात और बढ़ जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो उन्हें भी पोंछ लेती ताकि कोई उसे कमजोर ना समझे। उसे सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता कि कोई उसकी तकलीफ समझने की कोशिश ही नहीं करता था। घर में अगर कोई उसकी हालत समझता था तो वो केवल उसकी ननद दीप्ति थी। दीप्ति कई बार अपनी माँ से कहती, माँ, भाभी भी तो इंसान है, पूरी रात राज को संभालती हैं, सुबह थोड़ी देर हो जाए तो इसमें उनकी क्या गलती है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सासू माँ गुस्से में बोल पड़ती, तू अपनी भाभी की वकील मत बन। शादी के बाद 2 दिन ससुराल क्या रहकर आई, हमें ही सीख देने लगी। दीप्ति चुप हो जाती, लेकिन उसके मन में अपनी भाभी के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता। उसे हमेशा याद आता कि जब वो कॉलेज के दिनों में परेशान होती थी तब यही भाभी उसे समझाती थी, उसके लिए देर रात तक जागकर प्रोजेक्ट बनाती थी और उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। आज वही भाभी इस घर में अकेली पड़ गई थी और कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते 1 साल पूरा गुजर गया। इस 1 साल में अर्चना की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। कभी आईने के सामने घंटों तैयार होने वाली लड़की अब कई कई दिनों तक अपने बाल ठीक से नहीं बना पाती थी। उसके कपड़े हमेशा जल्दी जल्दी में पहने हुए लगते।
चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। घर के बाकी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। करण को अपने ऑफिस और दोस्तों से फुर्सत नहीं थी। सासू माँ को बस ये दिखाई देता था कि बहू से कोई काम छूट तो नहीं गया। ससुर जी हमेशा की तरह अखबार और टीवी में व्यस्त रहते, लेकिन अर्चना, वो इस घर में रहते हुए भी जैसे किसी अदृश्य पिंजरे में कैद हो चुकी थी। उसे महसूस होने लगा था कि अब उसकी पहचान केवल राज की माँ और घर की बहू तक ही सीमित रह गई है। उसकी अपनी कोई दुनिया नहीं बची। इसी बीच एक दिन दोपहर में उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर उसके पुराने ऑफिस का नंबर चमक रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसके पुराने बॉस थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्चना, हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट फिर से खाली हुई है। हमें तुम्हारी याद आई। अगर तुम चाहो तो अगले हफ्ते से दोबारा ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हारे लिए ये जगह आज भी सुरक्षित है। इतना कहते ही अर्चना की आंखों में महीनों बाद चमक लौट आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए सपनों में से फिर से जान डाल दी हो। लेकिन जैसे ही उसने ये बात घर में बताई, उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट गईं। सासू माँ ने बिना एक पल सोचे कह दिया, नहीं, अब नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। राज को कौन संभालेगा, घर कौन देखेगा। करण ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी राज छोटा है, नौकरी करने का सवाल ही नहीं उठता। अर्चना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने सोते हुए राज को देखा, फिर आईने में खुद को। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, क्या एक लड़की की पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए ही होती है? क्या शादी के बाद उसके सपनों की कोई कीमत नहीं रहती? सास ससुर भी तो माँ बाप जैसे होते हैं। फिर वे अपनी बहू का दर्द क्यों नहीं समझते? क्यों उसे हमेशा त्याग करने के लिए ही कहा जाता है? क्या वो इंसान नहीं है? उसी समय बाहर से करण की हंसी की आवाज आई। वो मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा था। अर्चना ने पहली बार महसूस किया कि अब करण की नज़रों में भी वो पहले जैसी नहीं रही। बच्चे के जन्म के बाद उसका वजन थोड़ा सा बढ़ गया था। उसके पास खुद को संवारने का समय नहीं था। वो दिन रात घर और राज में लगी रहती थी। धीरे धीरे करण उससे दूर होता जा रहा था। ये दूरी अर्चना के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। जिस नौकरी को पाने के लिए उसने वर्षों तक मेहनत की थी, जहां उसकी पहचान उसकी काबिलियत से होती थी, उसी नौकरी में वापस लौटने का मौका उसके सामने था। लेकिन उसके अपने ही लोग उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। पूरी रात वो सो नहीं पाई। एक तरफ सोया हुआ छोटा राज था, जो मासूमियत से अपनी माँ की उंगली पकड़कर चैन से सो रहा था, और दूसरी तरफ अर्चना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कई बार सोचा कि वो करण से प्यार से बात करेगी, शायद वो उसकी बात समझ जाए। लेकिन सुबह जब उसने हिम्मत करके कहा, करण, मैं नौकरी करूंगी तो घर की आर्थिक मदद भी होगी और मेरी पहचान भी बनी रहेगी। मैं राज की जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगी। हम सब मिलकर संभाल सकते हैं। करण ने बिना उसकी तरफ देखे केवल इतना कहा, मुझे इन सब बातों पर बहस नहीं करनी। माँ ने जो कह दिया वही होगा। वैसे भी तुम्हें अब नौकरी की क्या जरूरत है? घर संभालो, बच्चा संभालो, यही तुम्हारा काम है। करण के शब्द किसी चाकू की तरह अर्चना के दिल में उतर गए। जिस इंसान ने शादी से पहले उसके सपनों की कसम खाई थी, आज वही उसके सपनों को बोझ समझने लगा था। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन अर्चना की जिंदगी वहीं पर रुक गई थी। सुबह से लेकर रात तक उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। राज अब पूरे घर में चलना सीख रहा था। कभी इधर भागता तो कभी उधर गिर जाता, कभी खिलौनों के पीछे रोता और कभी माँ की गोद से उतरने का
नाम ही नहीं लेता। अर्चना उसे संभालती और साथ ही पूरे घर का काम भी करती। कई बार खाना बनाते समय राज रोने लगता तो वो एक हाथ से उसे गोद में उठाती और दूसरे हाथ से रोटी सेकती। गर्म तवे की तपिश से उसके हाथ कई बार जल जाते, लेकिन उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं था। सासू माँ बस इतना कहती, बच्चे तो ऐसे ही पलते हैं, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। अर्चना मुस्कुरा देती, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब केवल मजबूरी बन चुकी थी। धीरे धीरे करण का व्यवहार भी बदलता जा रहा था। अब वो घर आते ही मोबाइल में खो जाता। अगर अर्चना उससे 2 मिनट बात करने की कोशिश करती तो वो झुंझला कर कह देता, दिन भर घर में रहती हो फिर भी तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती। कभी वो दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहता तो कभी ऑफिस का बहाना बनाकर देर से लौटता। अर्चना कई बार उसका इंतजार करते करते सोफे पर ही सो जाती। जब करण घर आता तो बिना उसकी तरफ देखे सीधे कमरे में चला जाता। अर्चना के मन में हजारों सवाल उठते, लेकिन हर बार वो उन्हें अपने दिल में ही दबा देती। उसे लगता शायद वही कहीं कम पड़ रही है, शायद सचमुच अब वो पहले जैसी सुंदर नहीं रही। शायद यही वजह है कि करण उससे दूर होता जा रहा है। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती तो उसे अपना वही चेहरा दिखाई देता, लेकिन उस चेहरे पर अब थकान, जिम्मेदारियां और अधूरी इच्छाओं की गहरी लकीरें थी। उधर दीप्ति जब भी मायके आती, अपनी भाभी की हालत देखकर उसका दिल भर आता। जिस अर्चना भाभी को उसने हमेशा आत्मविश्वास से भरा देखा था, वही आज छोटी छोटी बातों पर डर जाती थी। वो कई बार रसोई में जाकर चुपचाप भाभी का हाथ पकड़ लेती और कहती, भाभी आप ठीक तो हैं? अर्चना मुस्कुराकर हर बार वही जवाब देती, हाँ दीप्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दीप्ति समझ चुकी थी कि ये मुस्कान केवल दूसरों को दिखाने के लिए है। एक दिन उसने देखा कि भाभी खाना खाते खाते अचानक रुक गईं। उनकी आंखों से आंसू टपककर थाली में गिरने लगे। दीप्ति ने घबराकर पूछा, क्या हुआ भाभी? अर्चना ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और बोली, कुछ नहीं, बस मिर्च थोड़ी ज्यादा थी। दीप्ति जानती थी कि आंसू मिर्च की वजह से नहीं बल्कि हालात की वजह से थे। दीप्ति का पति रवि एक समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था। उसने कई बार करण को ऑफिस के बाद एक लड़की के साथ कैफे, मॉल और पार्क में घूमते हुए देखा था। पहले उसे लगा शायद कोई ऑफिस की सहकर्मी होगी, लेकिन जब ये सिलसिला बार बार होने लगा तो उसे शक हुआ। उसने एक दिन दीप्ति से कहा, दीप्ति तुम्हारे भैया किसी और के करीब जा रहे हैं, अर्चना भाभी का क्या होगा? ये सुनकर दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो अपनी सहेली के साथ बाजार गई, तब उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि करण एक लड़की के साथ हंसते हुए खरीदारी कर रहा था। उसने उस लड़की के हाथों में कई शॉपिंग बैग थमा रखे थे और दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे दुनिया में उनके अलावा कोई और हो ही नहीं। दीप्ति दूर खड़ी ये सब कुछ देखती रही। उसी समय करण की नज़र उस पर पड़ गई। एक पल के लिए उसका चेहरा उतर गया, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोला, अरे दीप्ति, ये मेरी ऑफिस की कलीग है, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दीप्ति ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल सिर हिलाया और वहां से चली गई। लेकिन उसके मन का शक अब यकीन में बदल चुका था। उस रात दीप्ति सो नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी भाभी का थका हुआ चेहरा घूम रहा था। एक तरफ उसकी भाभी थी जिसने इस घर के लिए अपनी नौकरी, अपने सपने, अपनी पहचान और अपनी खुशियां तक छोड़ दी थी, और दूसरी तरफ उसका अपना भाई था जिसे अब अपनी पत्नी की तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही थी। दीप्ति को अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने हमेशा अर्चना को केवल एक काम करने वाली बहू समझा, कभी बेटी नहीं माना।
उसे अपने पिता की चुप्पी भी चुभ रही थी, जो सब कुछ देखकर भी कभी कुछ नहीं कहते। उस रात उसने पहली बार भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरी भाभी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो अब उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अगले दिन रवि ने दीप्ति का हाथ पकड़कर कहा, अब केवल दुखी होने से कुछ नहीं होगा। अगर हम भी चुप रहे तो अर्चना भाभी पूरी तरह टूट जाएंगी। कभी कभी अपनों को उनकी गलती का एहसास करवाना भी जरूरी होता है। रवि की बात सुनकर दीप्ति ने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में बोली, तुम ठीक कह रहे हो। अब समय आ गया है कि माँ, पापा और भैया को उनकी गलतियों का आईना दिखाया जाए। उन्हें समझाना होगा कि बहू कोई मशीन नहीं होती, वो भी एक बेटी, एक पत्नी और सबसे पहले एक इंसान होती है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो भाभी की पूरी जिंदगी उसी कैद में बीत जाएगी। मैं अपनी भाभी को यूं ही तिल तिल कर मरते हुए अब और नहीं देख सकती, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। मैं उनका साथ जरूर दूंगी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि गुस्से में आकर कोई कदम उठाने से परिवार टूट सकता है। वे चाहते थे कि परिवार बिखरे नहीं, बल्कि अपनी गलती समझे। इसीलिए दोनों ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। उधर अर्चना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ननद और जीजा उसके लिए इतना बड़ा फैसला ले चुके हैं। कई बार काम करते करते अर्चना की कमर में इतना तेज दर्द होता कि वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी होती, लेकिन जैसे ही सासू माँ की आवाज़ सुनाई देती, वो दर्द छिपाकर फिर से काम में लग जाती। उसे लगता था शायद यही उसकी किस्मत है। उसने अपनी इच्छाओं को मारना सीख लिया था। अब वो भगवान से भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती थी, बस इतना कहती थी कि उसका बेटा राज कभी अपनी माँ जैसा जीवन किसी और औरत को जीने के लिए मजबूर ना करे। एक रविवार की सुबह करण तैयार होकर घर से निकलने लगा। अर्चना ने धीरे से पूछा, आज तो छुट्टी है, क्या हम कहीं साथ चल सकते हैं? राज भी बहुत दिनों से बाहर नहीं गया। करण ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ऑफिस की जरूरी मीटिंग है, देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर वो चला गया। अर्चना ने खिड़की से उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोली। उसी समय दीप्ति ने रवि को फोन किया और कहा, भैया अभी अभी घर से निकले हैं। रवि पहले से तैयार था। वो कुछ दूरी बनाकर करण के पीछे पीछे चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद करण एक बड़े कैफे के सामने रुका। वहां पहले से एक युवती उसका इंतजार कर रही थी। दोनों मुस्कुराते हुए अंदर गए। रवि ने दूर बैठकर सब देखा। उसने जल्दबाजी में कोई हंगामा नहीं किया। उसने चुपचाप कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में ले ली। उसका इरादा किसी की बेइज्जती करना नहीं था, बल्कि सच को सही समय पर सामने लाना था। शाम को उसने सारी बात दीप्ति को बताई। तस्वीरें देखते ही दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार यही सोच रही थी कि जिस समय उसका भाई दूसरी लड़की के साथ हंस रहा था, उसी समय उसकी भाभी घर में सबके लिए खाना बना रही थी, राज को संभाल रही थी और शायद करण के लौटने का इंतजार भी कर रही थी। उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने तस्वीरें देखते हुए कहा, जिस औरत ने उसके लिए अपना करियर छोड़ दिया, अपनी पहचान छोड़ दी, वो उसी को अकेला छोड़कर किसी और के साथ खुशियां ढूंढ रहे हैं। इधर अर्चना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लगातार काम, पूरी नींद न मिलना और मानसिक तनाव ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। एक दिन वो रसोई में खाना बना रही थी। राज उसके पैरों से लिपटकर खेल रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। बर्तन गिरने की तेज आवाज सुनकर सभी लोग रसोई की ओर दौड़े। राज जोर जोर से रो रहा था। ससुर जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, इनके शरीर में बहुत कमजोरी है,
इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अगर इसी तरह बिना आराम किए काम करती रही तो इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इन्हें मानसिक तनाव भी बहुत है। परिवार को इनका विशेष ध्यान रखना होगा। डॉक्टर के जाते ही कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिक पाया। सासू माँ ने फिर वही पुरानी बात दोहरा दी। डॉक्टर लोग तो छोटी छोटी बात का भी पहाड़ बना देते हैं। थोड़ा आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अर्चना ने ये सब सुन लिया। उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में उसकी बीमारी से ज्यादा चिंता लोगों को अपने काम की थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उसने किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था उसकी आवाज़ सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन इस बार ससुर जी के मन में पहली बार हलचल हुई। उन्होंने डॉक्टर की बात ध्यान से सुनी थी। उन्होंने देखा कि अर्चना का चेहरा कितना पीला पड़ चुका है। पिछले 1 साल में उन्होंने कभी अपनी बहू से ये तक नहीं पूछा कि वो कैसी है। उन्हें याद आया कि जब उनकी बेटी दीप्ति बीमार पड़ती थी तो वे पूरी रात उसके सिरहाने बैठे रहते थे। फिर आज अर्चना के लिए उनके दिल में वही भावना क्यों नहीं जागी? ये सवाल उन्हें भीतर ही भीतर परेशान करने लगा। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए, लेकिन उनके मन में अपराध बोध की एक छोटी सी चिंगारी जल चुकी थी। उसी रात अर्चना अपने कमरे में सोए हुए राज को सीने से लगाकर चुपचाप रो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके आंसुओं का हिसाब अब धीरे धीरे भगवान भी लिख रहे हैं। अर्चना के बेहोश होने की घटना को कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। डॉक्टर की सलाह केवल कागज तक ही सीमित रह गई थी। सुबह फिर वही रसोई, वही झाड़ू पोछा, वही बर्तन और वही राज की देखभाल। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। कई बार काम करते करते उसकी सांस फूल जाती, हाथ कांपने लगते और आंखों के सामने धुंध छा जाती। लेकिन सासू माँ के लिए ये सब केवल बहाने थे। वे हर दिन ताना मारती, हमारे जमाने की औरतें लोहे की बनी होती थी, आजकल की लड़कियां तो जरा सा काम करके ही बीमार पड़ जाती हैं। अर्चना बिना कुछ बोले अपना काम करती रहती। अब उसने अपने दर्द को शब्द देना भी छोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी तकलीफ का कोई मतलब ही नहीं है। उधर दीप्ति और रवि सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन रवि ने कहा, करण के साथ साथ माँ पापा को भी ये समझाना होगा कि उन्होंने अपनी बहू के साथ क्या किया है। दीप्ति ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपने पुराने मोबाइल में अर्चना की कुछ तस्वीरें देखी। एक तस्वीर उस समय की थी जब अर्चना मैनेजर की पोस्ट पर काम करती थी। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी। दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले की थी, जिसमें अर्चना रसोई में खड़ी थी, चेहरे पर थकान, बिखरे हुए बाल और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। दोनों तस्वीरों का अंतर देखकर दीप्ति की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, 1 साल में मेरी भाभी की पूरी जिंदगी बदल गई और हम सब देखते रहे। कुछ दिनों बाद घर में ससुर जी का जन्मदिन मनाने का फैसला हुआ। रिश्तेदारों और कुछ करीबी लोगों को भी बुलाया गया। करण भी उस दिन समय पर घर आ गया। हमेशा की तरह सारी जिम्मेदारी अर्चना के कंधों पर थी। सुबह से वो अकेली रसोई में खड़ी दर्जनों लोगों का खाना बना रही थी। राज बार बार उसे गोद में लेने की जिद करता, लेकिन वो उसे मुश्किल से चुप कराती और फिर काम में लग जाती। दोपहर तक उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके हाथ कांपने लगे। ये सब देखकर भी किसी ने उससे ये नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ, हम संभाल लेते हैं। शाम को जब सभी मेहमान आ गए और केक काटने का समय आया, तभी दीप्ति ने अचानक सबके सामने कहा, पापा, केक काटने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। सभी की नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। सासू माँ ने नाराज होकर कहा, अभी क्या बोलना है, बाद में बात कर लेना। लेकिन इस बार दीप्ति नहीं रुकी। उसने शांत आवाज में कहा, आज मैं इस घर की एक ऐसी सच्चाई
सबके सामने रखना चाहती हूँ, जिसे हम सब ने मिलकर छिपा रखा है। पूरा घर एकदम शांत हो गया। दीप्ति ने अपना मोबाइल टीवी से जोड़ दिया। सबसे पहले स्क्रीन पर अर्चना की पुरानी तस्वीर दिखाई दी, वही आत्मविश्वासी मुस्कुराती हुई मैनेजर अर्चना। फिर दूसरी तस्वीर आई, जिसमें वो थकी हुई, कमजोर और उदास दिखाई दे रही थी। दीप्ति ने भर्राई हुई आवाज में कहा, ये दोनों तस्वीरें केवल 1 साल के अंतर की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली तस्वीर में ये अपने सपनों के साथ जी रही थी और दूसरी तस्वीर में दूसरों के सपनों के लिए खुद को खत्म कर रही थी। सभी लोग चुपचाप स्क्रीन देखते रहे। इसके बाद दीप्ति ने धीरे धीरे अर्चना के त्याग गिनाने शुरू किए। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। इन्होंने रात रात भर जागकर राज को संभाला, किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम सोई भी हो या नहीं। इन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई, बदले में इन्हें केवल ताने मिले। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, फिर भी इनसे काम कराया गया। आखिर क्यों? सिर्फ इसीलिए कि ये इस घर की बहू हैं। सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोलती, रवि आगे बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा, माँ जी, बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने मोबाइल से कुछ तस्वीरें सबके सामने दिखाई। उन तस्वीरों में करण एक दूसरी लड़की के साथ कैफे में बैठा हंस रहा था, उसके साथ बाजार में घूम रहा था और उसके लिए सामान खरीद रहा था। पूरा कमरा सन्न रह गया। ससुर जी ने अविश्वास से करण की तरफ देखा। करण का चेहरा पीला पड़ चुका था। सासू माँ गुस्से में बोली, करण, ये सब क्या है? करण के पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से कहा, वो मेरी सिर्फ ऑफिस की दोस्त है। लेकिन इस बार उसकी बात पूरी होने से पहले ही दीप्ति बोल पड़ी, अगर केवल दोस्त होती तो अपनी पत्नी के लिए कभी समय ना निकालने वाला इंसान उसके साथ छुट्टियों में घूमने नहीं जाता। भाभी पूरे दिन घर में आप सबकी सेवा करती रही और भैया बाहर किसी और के साथ खुशियां ढूंढते रहे। अर्चना ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर फर्श पर गिर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पति के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वही उसके विश्वास को तोड़ चुका है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने इन्हें छिपाया नहीं। वो करण की तरफ देख रही थी। उस नज़र में शिकायत कम और टूटा हुआ विश्वास ज्यादा था। ससुर जी ने भारी आवाज में कहा, आज पहली बार मुझे अपने बेटे पर शर्म आ रही है। जिस बहू ने इस घर के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, तुमने उसी का दिल तोड़ दिया। और हम भी बराबर के दोषी हैं। हमने कभी उसे बेटी समझा ही नहीं। पहली बार सासू माँ की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने अर्चना की तरफ देखा। उन्हें याद आने लगा कि कैसे हर छोटी बात पर उन्होंने उसे ताने दिए, कैसे उसकी बीमारी को बहाना कहा और कैसे उसकी नौकरी छुड़वा दी। उनके होंठ कांपने लगे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि जिस बहू को वो कमजोर समझती थी, वही इस घर की सबसे मजबूत इंसान थी। अर्चना चुपचाप राज को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ चल दी। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। किसी के पास उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। पहली बार उस घर के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक बहू को नहीं, बल्कि एक इंसान के आत्मसम्मान को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा था। उस रात पूरे घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई अपने अपने अपराध बोध के साथ जाग रहा था। उस रात पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्चना अपने कमरे में बैठी हुई सोते हुए राज को निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे करण का किसी दूसरी लड़की के साथ होना उतना नहीं तोड़ रहा था जितना ये एहसास कि पिछले 2 वर्षों में उसने इस परिवार के लिए अपना सब कुछ खो दिया और बदले में उसे कभी सम्मान नहीं मिला। उसने अपने करियर का त्याग किया, अपनी पहचान छोड़ दी, अपने सपनों को दफना दिया, अपनी रातों की नींद खो दी, अपनी सेहत बिगाड़ ली। लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अर्चना, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगली सुबह पहली बार ऐसा हुआ
कि अर्चना रसोई में नहीं गई। वो राज को लेकर अपने कमरे में ही बैठी रही। घर के बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सासू माँ रसोई में गई तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि कहाँ से काम शुरू करे। गैस पर चाय चढ़ाई तो दूध उबलकर बाहर आ गया। नाश्ता बनाने लगी तो रोटियां जल गई। ससुर जी अपनी दवाइयां ढूंढते रहे लेकिन उन्हें कोई दवा नहीं मिली। करण अपनी शर्ट प्रेस करने लगा तो वो भी ठीक से नहीं कर पाया। रात जाग गया और अपनी माँ के अलावा किसी के पास जाने को तैयार नहीं था। पूरे घर की व्यवस्था कुछ ही घंटों में अस्त व्यस्त हो गई। तब पहली बार सबको एहसास हुआ कि जिस बहू को वे दिन भर केवल काम करते देखते थे, वास्तव में उसके बिना ये घर चल ही नहीं सकता था। करीब 10 बजे अर्चना अपने कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने वो फाइल करण के सामने रख दी। करण ने खोला तो उसमें उसी कंपनी का नियुक्ति पत्र था जहां से कुछ दिन पहले दोबारा नौकरी का प्रस्ताव आया था। अर्चना ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने कल रात फैसला कर लिया है, मैं अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करूंगी। मैंने इस घर के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अब मैं अपने बेटे को ये नहीं सिखाना चाहती कि उसकी माँ की कोई पहचान नहीं है। मैं राज को ऐसा इंसान बनाऊंगी जो अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखे, उसके सपनों के लिए उसका साथ दे। अगर मैं आज फिर चुप रही तो कल मेरा बेटा भी यही सीखेगा कि औरत का त्याग उसका कर्तव्य है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार अर्चना की आवाज में डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। करण सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे अर्चना के सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, अर्चना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जब तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी, तुम्हारे आंसू नहीं समझे। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अर्चना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था। उसने धीरे से कहा, करण, माफी शब्दों से नहीं कर्मों से मिलती है। विश्वास टूटने में एक पल लगता है लेकिन उसे वापस बनने में वर्षों लग जाते हैं। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी लेकिन अब मेरी जिंदगी के फैसले कोई और नहीं करेगा। मैं नौकरी भी करूंगी, अपने बेटे की परवरिश भी करूंगी और अपनी पहचान भी वापस बनाऊंगी। अगर इस सफर में तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो स्वागत है, लेकिन अगर फिर कभी मुझे अकेला छोड़ दिया तो इस बार मैं खुद को नहीं खोऊंगी। इतना सुनते ही सासू माँ रोते हुए अर्चना के पैरों में बैठ गईं। कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे बहू समझा, बेटी नहीं। मैं भूल गई थी कि दर्द बहू को भी उतना ही होता है जितना अपनी बेटी को होता है। अगर आज मेरी दीप्ति के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो शायद मैं उसे कभी माफ नहीं करती, लेकिन मैंने वही सब तेरे साथ किया। मैंने तेरी नौकरी छुड़वाई, तेरी बीमारी को बहाना कहा, तुझे हर दिन ताने दिए। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं अपने किए हुए पापों का बोझ लेकर नहीं जी सकती। अर्चना की आंखें भर आई। उसने तुरंत सासू माँ को उठाकर गले लगा लिया और बोली, माँ, मैं हमेशा यही चाहती थी कि आप मुझे बहू नहीं बेटी समझे। मुझे कभी किसी महंगे गहने या बड़ी चीज की जरूरत नहीं थी। मुझे बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए था। अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। ससुर जी भी आगे आए। उन्होंने अर्चना के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से ये घर केवल हमारा नहीं तुम्हारा भी है और इस घर के फैसले अब मिलकर होंगे। राज की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं, हम सबकी होगी। तुम नौकरी पर जाओगी, अपने सपने पूरे करोगी और हमें तुम पर गर्व होगा। दीप्ति की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। रवि ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। दोनों समझ गए कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने परिवार को तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें उनकी गलती का आईना दिखाकर जोड़ दिया। दीप्ति दौड़कर अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, आज मेरी वही पुरानी भाभी वापस आ गई हैं जिनकी आंखों में सपने हुआ करते थे।
कुछ दिनों बाद अर्चना ने दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। कंपनी में उसका शानदार स्वागत हुआ। उसकी मेहनत और अनुभव की वजह से कुछ ही महीनों में उसे पहले से भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।